यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई पर बातें कर रहे थे। पिछले 2 क्लास से हम इस पर बातें कर रहे हैं, जिसमें हमने आरबीआई के 3 फंक्शंस को देखा था। आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स के अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो एक ना एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ही लिया करता है हर साल। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में कुछ और फंक्शंस आरबीआई के बच गए हैं फ्रेंड्स। आइए आज उन्हें देखने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई के और कौन-कौन से फंक्शंस हैं। चौथे फंक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका फंक्शन है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर भी है। फॉरेन एक्सचेंज, आप जानते हैं कि इंडिया है या दुनिया के जो भी देश हैं, वो आपस में व्यापार करते हैं एक दूसरे से। तो उन्हें जो है एक दूसरे के करेंसी में एक दूसरे को पेमेंट करना होता है, या फिर अगर वर्ल्ड करेंसी की बात करें तो ज़्यादा लोग जो हैं डॉलर में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो इंडिया को अगर किसी से डॉलर में ट्रेड करना हो, तो अपने रुपीस को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। अगर इंडिया को डॉलर चाहिए कि इंडिया को बाहर पेमेंट करना है, तो इंडिया अपने करेंसी को देकर पहले डॉलर लेगा कहीं से जिनके पास भी है, और उसके बाद जो है वो उसके साथ ट्रेडिंग करेगा। तो ये जो एक्सचेंज करने का सिस्टम है, इसको मैनेज करने का काम जो है वो आरबीआई करता है। तो ये है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें क्या-क्या फंक्शंस आते हैं, उन सब फंक्शंस को जानने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले मैनेजिंग फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का मामला है, इसको एक कानूनी रूप दिया गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, कि एक एक्ट के द्वारा पूरा सिस्टम तैयार हो, जिस सिस्टम के अंतर्गत ये जो फॉरेन एक्सचेंज का मामला है इसको देखा जाए। तो इसको मैनेज करता है आरबीआई एज अ मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा, कीपिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स जो भी होते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व हमारे यहाँ होता है, वो अपने पास आरबीआई ही रखती है। अगला फंक्शन, स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी। अब आप सुनते होंगे बीच बीच में कि कभी डॉलर की प्राइस जो है ऊपर भाग गई, कभी नीचे भाग गई, जिसे दूसरे भाषा में एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन भी कहते हैं ऑफ करेंसी। तो ये जो रुपी का जो एक्सचेंज रेट है दूसरे करेंसीज के साथ में, ऐसा ना हो कि एक बैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी $1 के बदले इंडिया को 75 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि अचानक से 75 के बदले 95 देना पड़ जाए, या बिल्कुल ही नीचे हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, वो देखने का काम भी आरबीआई का है एज अ मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए, आप किसी के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपको एक ओवरऑल सिनेरियो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या पेमेंट सिस्टम होने वाला है, ट्रांजैक्शन कितना पड़ने वाला है, कितना नहीं पड़ने वाला है, ताकि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक समझदारी भरा निर्णय ले सकें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए, तो आपको पता ही नहीं होगा कि कब क्या होने वाला है। तो इससे जो है एक बैलेंस ट्रेड नहीं हो पाता। तो बैलेंस ट्रेड हो पाए उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी है वो स्टेबलाइज्ड रहे, स्टेबल रहे, स्थिर रहे। तो ये देखने का काम भी जो है वो आरबीआई का ही है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर बनाया गया है। तो ये ऐसा करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड एक्सटर्नल पेमेंट्स। अब देखिए, इंडिया का बहुत ज़्यादा व्यापार जो है बाहरी दुनिया से भी होता है। तो
वो स्मूथ बना रहे, आपका सिस्टम जितना सिंपल होगा, आप उतना ज़्यादा दूसरे के साथ व्यापार कर पाएँगे। अब कोई देश आपके यहाँ आए, वो आपसे ट्रेड करना चाहता है। अब आप उसे इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर दिखा देंगे कि ये करना होगा, इतनी सारे सिस्टम, जहाँ एक चीज़ की ज़रूरत है आपने 100 चीज़ें बना रखी है, तो फिर जो वो है ईज़ ऑफ ट्रेडिंग नहीं रह जाती, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं रह जाता। उस वजह से क्या होता है कि ठीक से आप दूसरा देश जो है आपके साथ व्यापार करना नहीं चाहेगा। तो ये जो सिस्टम है वो ईज़ी बना रहे, स्मूथ फ्लो हो सके, वो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है, हमने व्यापार किया, सामानों का आदान-प्रदान किया, अब उसके लिए पेमेंट भी करना होगा, एक्सटर्नल पेमेंट्स। तो ये जो दोनों सिस्टम है, इसको फैसिलिटेट करना, सही अच्छे से अच्छा हो सके, ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। दूसरा, promoting development of foreign exchange market in the country। अब देखिए बाहरी दुनिया के साथ जब भी आप व्यापार करेंगे तो आप जानते हैं कि आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा। तो अगर मान लीजिए इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं है कि जहां आप अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी से बदल सकते हैं, कहीं विदेश में है, तो आप सोचिए कि ये एक्सचेंज करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वही चीज़ इंडिया में रहती तो उसके कंपैरिजन में। तो ये भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है यहीं कंट्री में डेवलप की जाए, ताकि ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, और इससे क्या होगा अगर हम तुरंत तुरंत कन्वर्ट कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भी, हमारा ट्रेडिंग रिलेशंस भी प्रमोट हो पाएगा। तो ये भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई देखते हैं। अगला जो इसका फंक्शन है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब कोई भी ट्रांजैक्शन हो इकोनॉमी में तो उसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। एक पेमेंट की बात होती है और दूसरा पेमेंट आपने कर दिया, आपने गुड्स ले लिया, गुड सामान लिया, पेमेंट किया, तो जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो सेटलमेंट भी हो जाता है। तो ये सिस्टम जो है इसी पे यूँ समझिए कि पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है। अगर ये सही से नहीं हुआ तो फिर जो है इकोनॉमी में जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो सही से नहीं हो पाएगा, इकोनॉमी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसको रेगुलेट करना, इसको सुपरवाइज करना, ये आरबीआई ने अपने हाथ में लिया है, उसका एक फंक्शन है, ताकि ये अच्छे से हो सके और इकोनॉमी जो है सही से फंक्शन भी कर सके। नेक्स्ट फंक्शन जो है आरबीआई का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। कि लैंड करना, आप जानते हैं उधार देना, लोन देना, ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। इस नाम से आप समझ पाएंगे कि ऐसा लग रहा है सुनने में कि अब कोई और बचा नहीं है जिससे आप मदद मांग सकें, आरबीआई एक बचा है, ऐसा सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशंस में आप सोचिए कि आरबीआई किसकी मदद करेगा। अब जरा इसको इसको कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास बहुत सारा, मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, अचानक आपसे दो लोग मदद मांगने के लिए आए, एक कोई बाहरी है और एक आपका कोई अपना है। ये दो मदद करने के लिए आए। अब आपको जो मदद करने की आपके पास अमाउंट है वो उतनी ही है कि आप दोनों में से किसी एक की ही मदद कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप उस कंडीशन में किसकी मदद करेंगे। वाजिब सी बात है, आप यही कहेंगे कि जो मेरा अपना होगा सबसे पहले उसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म का है, और जो बाहरी है उससे शॉर्ट टर्म का रिलेशन है, या यूं कहिए कि कोई रिलेशन भी नहीं है। तो वहाँ एक पल को अगर आप इग्नोर करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करें तो आप समझ जाएंगे कि आरबीआई एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसकी मदद करेगा। इस पर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था कि आरबीआई का जो फंक्शन है एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसमें आरबीआई करती क्या है। अब देखिए इसमें करती क्या है आरबीआई, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द बैंक्स। लोन्स प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, किसको, बैंक्स को। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो रहा है। देखिए आरबीआई क्या है, मेन बैंक है, आप यूं समझ लीजिए सेंट्रल बैंक जिसे कहा जाता है। तो एज अ लास्ट रिसोर्ट उसके लिए उसके पास कोई मदद मांगने आया है। कौन आया है, बैंक्स आए हैं, और इसके बदले बैंक्स के बदले कोई और आए
कोई व्यापारी आए मदद मांगने के लिए तो वो किसकी मदद करेगा? ऑब्वियस की बात है, बैंक्स की। तो इसके अंतर्गत जो है एज अ लास्ट रिसोर्ट कि मान लीजिए बैंक्स को मदद की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है और अब उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि आप कहीं से पैसे ले सकें, तो वो कहाँ जाएँगे? जो उनके हेड होंगे आरबीआई के पास ही। तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो ये 6 फंक्शंस जो हैं ये आरबीआई के हैं फ्रेंड्स। तो इसके साथ हमारा फंक्शंस ऑफ आरबीआई कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग मनी एंड बैंकिंग के आगे कॉन्सेप्ट्स पर बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।